हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और सामाजिक अध्ययन की अगली कड़ी में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि हमारे भारत को स्वतंत्र होने में क्या-क्या चुनौतियां का सामना हमें करना पड़ा। तो स्वतंत्र भारत की चुनौतियों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मैं हर वीडियो का एक पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसे पोस्ट करता हूं। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी स्वतंत्र हमारा हो गया भारत, उसके बाद में कई प्रकार के मुद्दों ने जन्म ले लिया। इस समय भारत का एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्र की एकता में बाधा डालने वाला एक मुद्दा बन गया। स्वतंत्र होने पर भारत एक राष्ट्र बन गया था। साल 1948 में रियासत का दर्जा खत्म हुआ। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। रजवाड़ों का विलय, सांप्रदायिकता दंगों पर नियंत्रण, भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास, कम्युनिस्ट विद्रोहों पर नियंत्रण, रियासतों का एकीकरण, भाषा संबंधी समस्या, जनजातीय समस्या, ऐसे बहुत सारे समस्याएं थी भारत के राष्ट्रीय एकता में। ये सभी भारतीय की राष्ट्रीय एकता में बाधा डाल रहे थे। तो चलिए एक एक करके हम उन सभी बाधाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है रजवाड़ों का विलय। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रजवाड़ों का एकीकरण करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हैदराबाद रियासत के विलय में समस्या का सामना करना पड़ा। जूनागढ़, जिसका पहले नाम था सौराष्ट्र, का विलय फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के आधार पर किया गया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। हैदराबाद को सेना के संयोग द्वारा नवंबर 1948 में भारत में मिलाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भी 3 भारतीय क्षेत्र पौंडीचेरी, चंद्रनगर और माही फ्रांसीसियों के अधीन था, जिनका एकीकरण नवंबर 1954 को भारत में किया गया। इसके बाद भारत के 3 क्षेत्र गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल के पास थे, जिनका भारत में एकीकरण 19 दिसंबर 1961 को किया गया। इस प्रकार भारत का क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण कार्य पूरा हो गया। अब दूसरा चीज़ है कि सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण, ये भी एक बाधाएं थी। इससे कैसे दूर हुआ जाए? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत और पाकिस्तान की सीमा के दोनों तरफ सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। सितंबर 1947 में दिल्ली में सेना को सड़कों पर उतारा गया और लूट व हत्या में संलिप्त सांप्रदायिक भीड़ पर देखते ही फायरिंग के आदेश दिए गए। इस प्रकार सरकार देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने में कामयाब रही। धीरे धीरे भारतीय जनता सांप्रदायिकता से दूर हटने लगी और वर्ष 1950 में देश ने पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण किया। उसके बाद अगली बाधाएं जो थी वो थी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास। तो भारत विभाजन से उत्पन्न सांप्रदायिक हिंसा ने एक विकराल रूप धारण किया और लगभग लाखों लोगों को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाने पर मजबूर होना पड़ा। 8 अप्रैल 1950 को भारत व पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु नेहरू लियाकत समझौता हुआ। पाकिस्तान से आए लगभग 60 लाख शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या के निपटने हेतु एक नया विभाग पुनर्वास का गठन किया गया। इसके फलस्वरूप साल 1951 तक शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या हल हो गई और शरणार्थी भी
शेष भारतीयों के साथ एकीकृत हो गए। इसके बाद अगली समस्या थी जनजातियों की समस्या। तो भारत की आज़ादी होने के बाद राष्ट्र के अंदर जनजातीय लोगों का एकीकरण भी कठिन कार्य था। ये लोग देश के अलग अलग भागों में रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी एक दूसरे से अलग थी। इसलिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के विकास और सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए। जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्यपालों को ये विशेष जिम्मेदारी दी गई कि वे जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करें। जनजातीय क्षेत्रों में नेहरू और वेरियन एल्विन की नीतियों को लागू किया गया था और इन क्षेत्रों को अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ये भी एक समस्या थी कि संविधान सभा में भारत के भाषाई पुनर्गठन हेतु साल 1948 में एस के धर आयोग के नेतृत्व में भाषीय राज्य आयोग के नियुक्त किया गया था। लेकिन धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने के लिए सिफारिश दी। दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति, जो कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया इनकी समिति थी, इन्होंने भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की थी। इसके विरोध में पोट्टी श्री रामुली ने 56 दिनों का अनशन किया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। इसके परिणाम स्वरूप मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के भाषीय आधार पर गठन के बाद दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंध तथ्यों व विचार के लिए एक आयोग गठित किया गया। इसके अन्य सदस्यों में के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। फजल अली समिति ने साल 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। फिर फजल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया। इसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। इसके बाद भाषा संबंधी समस्या थी ये कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष एक और समस्या थी, वो थी भाषा संबंधी समस्या। हिंदी और अंग्रेजी के बीच एक विवाद शुरू हुआ कि किसे राजभाषा के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए साल 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। संविधान ने साल 1965 तक सभी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रावधान किया। इसके बाद हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा माना जाता था। साल 1960 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि साल 1965 के बाद हिंदी मुख्य राजभाषा और अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में बिना किसी प्रतिबंध के बनी रहेगी। जो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालचारी। उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदी को राजभाषा नहीं बनाना चाहिए। राजभाषा अधिनियम जिसका बाद में संशोधन हुआ 1967 में, उसमें कहा गया कि अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक प्रयोग करने की अनुमति मिली और हमेशा के लिए द्विभाषीय नीति को स्वीकार कर लिया गया और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। इसके बाद विकास की कुछ योजनाएं बनाना भी एक समस्या बनी कि विकास की योजना कैसे बनाया जाए, हमारे देश को कैसे विकास किया जाए। तो उसकी योजना बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत बाधाएं आई। उसमें 1950 ईस्वी में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। इसमें राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 1956 ईस्वी में दूसरे पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना के इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद और भी बाधाएं आई, जैसे स्वतंत्र विदेश नीति।
इसमें भी बाधाएं हैं, जैसे 1950 से 60 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते चले गए और दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नौस्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे और उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस विदेश नीति का मूल आधार था। गुटनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल वीपी मेनन ने किया था। इसके बाद मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों में आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हों। इसके बाद दोनों देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और हमेशा युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, लेकिन अलग अलग कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक और समस्या उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद भी समस्या उत्पन्न हुई। वो क्या हुआ कि 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के साथ देश विभाजन ने महात्मा गांधी जी को निराश किया था। दंगों के दौरान उनकी संकीर्णता को देखते हुए माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन आर्मी कहा। पाकिस्तान को रोकड़ बाकी यानी कैश बैलेंस दिलाने के लिए गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को राजी किया। इस मामले पर उन्होंने आमरण अनशन भी किया। तनावपूर्ण माहौल में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या दिल्ली में कर दी। जवाहरलाल नेहरू ने इस अवसर पर कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश बुझ गया है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूलतः गुजराती भाषा में ये लिखी गई थी और संविधान भाषा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान लागू होने के बाद देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया और पहला आम चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इस तरह हम कह सकते हैं आगे कि जो भारत देश आज़ाद हुआ उसमें बहुत सारी बाधाओं का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन इन बाधाओं के बीच में भी हमें और भी बाधाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि भारत चीन का संबंध। 1 अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार की विधिवत स्थापना की गई। गैर साम्यवादी देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने 30 दिसंबर 1949 को चीन में इस नई सरकार को मान्यता दी थी। 1950 ईस्वी में कोरिया युद्ध के समय भारत ने चीन का साथ दिया। 25 अक्टूबर 1950 को चीन सेना ने तिब्बत पर खुला आक्रमण कर दिया, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया था। इसके बाद पंचशील समझौता हुआ दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ जो कि पंचशील समझौता के नाम से ही जाना जाता है। पंचशील समझौते के अनुसार भारत ने अंग्रेजों में विरासत में प्राप्त उन सभी विशेषाधिकार का परित्याग कर दिया जो अब तक उसे तिब्बत में प्राप्त थे। ये विशेषाधिकार थे लहासा में एक एजेंट, ज्ञानसे और यातुंग में व्यापारिक एजेंसियां और ज्ञान से जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर डाक और तारघर और उसकी सुरक्षा के लिए एक छोटा संरक्षक सैनिक दल शामिल था। तो ये थे पंचशील समझौता और यहाँ पर भारत चीन का संबंध और इसके साथ साथ भारत में क्या क्या बाधाएं आई थी हमारे भारत को स्वतंत्र होने के बाद। ये सारी बाधाएं आई थी जिसको मैंने आज के इस वीडियो में कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे क्या होता है स्वतंत्र भारत, हमारा संविधान लागू होता है, संविधान लागू होने के बाद क्या क्या चीज़ें बदलाव होती हैं, कौन कौन से संशोधन होते हैं हमारे भारत में, हमारे कानून में। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपको दोस्त सफाद, मैं मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।